नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त तो चला है बुलेटिन का, शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। खबर देहरादून से है, जहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रदेश सरकार ने नई खेल नीति के तहत कवायद तेज कर दी है। पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी। इसी के साथ सीएम धामी ने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहीं और सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे हमारा संकल्प भी है कि खेल के क्षेत्र में हमारा राज्य अग्रणी राज्य बने। खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं और हमारे खिलाड़ी आज देश में विदेश में जाकर अनेकों प्रतियोगिताओं को विजय कर रहे हैं, प्रतियोगिताओं में विजेता हो रहे हैं, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। और हमने भी इसी सबको ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के विकास के लिए, संवर्धन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए नई खेल नीति हम लेकर आए हैं। और नया जो खेल कोटा है भर्तियों में भी फिर से शुरू करने का हमने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना प्रारंभ की है अनेकों प्रकार से और आने वाले समय में खेल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो खिलाड़ियों के संवर्धन विकास के लिए हर संभव राज्य की सरकार काम करेगी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया हो, उनके प्रोत्साहन की प्रक्रिया हो, उनके लिए नई योजनाएं लाने की बात हो या खेलो इंडिया के तहत उनको प्रोत्साहन करना हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जहां केंद्र की सरकार काम कर रही है, राज्य की सरकार इन सब के लिए प्रतिबद्ध है कि खिलाड़ियों को हम आगे बढ़ाएं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार पाने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और हमारा संकल्प भी यही है कि खेल के क्षेत्र में भी हमारा राज्य अग्रणी राज्य बने। नई खेल नीति में अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज प्रदेश का युवा खिलाड़ी अपने आराम को छोड़कर अपने खेल में दिन रात मेहनत कर रहा है और अपने आप को तैयार कर रहा है। खिलाड़ियों के लिए जो खेल कोटा शुरू हुआ था उसे फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हरीश रावत कांग्रेस के, आपको बता दें, पूर्व सीएम हैं और इसी के साथ आपको बता दें, हरीश रावत कांग्रेस प्रदेशालय मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल हरीश रावत ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी की सजा पर लोगों में आक्रोश भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब लोग जो है उस लोकतांत्रिक लड़ाई को अपने कंधों में लेकर के चलेंगे और आगे एक व्यापक संघर्ष की भूमिका बनाएंगे। और राज्य के अंदर हमारे साथियों ने विस्तार से उन सब बिंदुओं को, जो सवाल आज जनमानस के सवाल है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, महंगाई से हर गृहिणी परेशान है और समाज का हर प्रबुद्ध वर्ग परेशान है। कांग्रेस उनकी लड़ाई को लड़ेगी। राज्य के अंदर कई ज्वलंत सवाल हैं, जिनमें वो वीआईपी कौन, जिस पर सरकार है मौन, वो ये पेपर लीक वाले मामलों में आखिर धारीवाल का आका कौन है, हाकम सिंह का हाकम कौन है, ये सवाल भी आज हैं। आप केवल नौजवान पेपर लीक के दोषियों को खोज रहा है और आप नकल विरोधी कानून का पोस्टर लेकर के चारों तरफ घूमने का काम कर रहे हैं। ये स्थिति कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की 82वीं जयंती पर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय इंदिरा
हृदयेश को याद करते हुए उनकी तस्वीर पर फूल अर्पित कर उनको याद किया। इस मौके पर आपको बता दें, कांग्रेसजनों ने उनके द्वारा हल्द्वानी सहित उत्तराखंड में किए विकास कार्यों को याद करते हुए कहा कि इंदिरा हृदयेश ने अपने जीवित रहते हुए सदैव विकास की राजनीति की है। उन्होंने सदैव दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदैव सबके लिए कार्य किए हैं, लोगों को सदैव साथ दिया, जो आज देखने को नहीं मिलता है। वहीं इंदिरा हृदयेश की जयंती के मौके पर उनके पुत्र और हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश कार्यक्रम में भावुक भी दिखाई दिए। वहीं सुमित हृदयेश ने कहा कि उनकी माता की तरफ से सदैव विकास की राजनीति की ओर लोग हर संभव प्रयास भी किया गया है। जानता हूं आप हैं, वंदना जी भी थी। मेरे को ध्यान है जब माता जी का पार्थिव शरीर रुद्रपुर आया था, आप लोगों के लिए आप लोगों की जो भावना है वही हमारी भावना है। क्या ऐसा नेता आज की वर्तमान की राजनीति में इस प्रदेश में कोई ऐसा प्रयास करा है जैसा प्रयास उन्होंने करा? आम जनमानस के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ के क्या जो उन्होंने विकास की एक सोच रखी, समाज को आगे बढ़ाने की एक सोच रखी, आज हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, इसलिए कमी ज्यादा खलती है। और अवश्य हम सबके लिए, विशेषतः कांग्रेस परिवार के लोगों के लिए बड़ा भावनात्मक पल है। उन्होंने बड़ा हमेशा स्ट्रांग स्टैंड रखा, धर्मनिरपेक्षता। और आज जो लड़ाई हो रही है आप देखेंगे, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रदेश व्यापी हमारे जो लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं हरिद्वार में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बैठक में बोर्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था और शिक्षा से संबंधित कई प्रस्ताव पास किए। इसके साथ ही सभी सदस्यों ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास किया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि खानपुर विधायक ने जिला पंचायत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। जिला पंचायत द्वारा हरिद्वार जिले में विकास कार्य किए जा रहे हैं और इसकी बौखलाहट में विधायक उमेश कुमार ने उल्टे सीधे आरोप लगा रही है। आपको बता दें, खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अभी हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष की कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े किए थे। विरोध हमारे सारे सदस्यों ने एक निंदा प्रस्ताव पास करा है, उसको हम मुख्यमंत्री को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को तो भेजेंगे और उस सदन में ऐसे हमारे इसकी छोटे सदन की जो छवि को धूमिल करने का काम करा उसका जवाब। वहीं आने वाले चारधाम यात्रा के दौरान शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपको बता दें, प्रशासन लगातार कड़ी मशक्कतों में जुटा हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें, उन्होंने आज त्रिवेणी घाट से नेपाली फार्म तक ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर निरीक्षण भी किया। मौके पर पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक जाम के कारण का निवारण करने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें, मुख्य रूप से श्यामपुर रेलवे फाटक के निकट सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए भी अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और यात्रा शुरू होने से पहले वाहनों का दबाव बढ़ने पर ट्रैफिक प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, गूगल के प्रबंधन से भी वार्ता चल रही है ताकि गूगल मैप के जरिए जो भी यात्री यहां पर आने वाले हैं उनको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। देखिए, चूंकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, इसलिए हमारे एसएसपी साहब का निर्देशन किया गया था कि सभी एक बार हम पूरा चेक कर लें यहाँ पे हमारा रूट वगैरह, अतिक्रमण के बारे में विषय में, और सारे चौकी इंचार्जेस से और जो भी यहाँ पे जैसे ऋषिकेश कोतवाली है और रायवाला थाना है, इन लोगों के थानाध्यक्षों से भी कि उसमें पता कर लें कि हमारा क्या इसमें प्लान रहेगा। और जैसे हमारा लास्ट ईयर जो हमने चारधाम यात्रा में हमारा जो प्लान था, ट्रैफिक प्लान भी और बाकी रूट वगैरह का, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 साल के कार्यकाल को वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित राजेंद्र अंथवाल ने ऐतिहासिक करार कर दिया है। आपको बता दें कि एक बयान जारी कर राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार उत्तराखंड को संवारने में लगी है और सीएम विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2025 तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्य में शीर्ष पर होगा। मोदी जी राज्य के लिए पूरी भरसक केंद्र की सहायता दे रहे हैं
केंद्रीय योजनाएं खूब चल रही हैं। इस सरकार ने भी बहुत अच्छा बजट बनाया है और जो धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल है अद्वितीय है और जो 2025 तक देश में अग्रणी राज्य बनाने का जो संकल्प है वो सार्थक होता दिख रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए काम हो रहा है इस बजट के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि ये जो सरकार का 1 साल का कार्यकाल रहा बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभप्रद रहा। वहीं देहरादून के कोतवाली नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, राजधानी लक्ष्मण चौक क्षेत्र में हुई चोरी की बड़ी घटना का पुलिस ने सफल अनावरण किया है और चोरी के सामान सहित 2 शातिरों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले पर आगे कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। देखिए 19 मार्च में जो कंप्लेनेंट उनके द्वारा कोतवाली में एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 8 तारीख को वो अपनी मां का इलाज कराने सहारनपुर गए थे और जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने घर में देखा कि सामान बिखरा हुआ है, चोरी हुई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो हमने जो काफी टीमें इसमें गठित की, जिनके द्वारा जो पुराने चोर हैं उनको उनकी लिस्ट बनाकर उनको वेरीफाई किया गया। साथ ही जो है सीसीटीवी फुटेज जो देखी गई घटनास्थल के आसपास की और इसके अलावा घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की। तो उसमें जो है 3 हमें संदिग्ध दिखाई दिए, जिनको वेरीफाई करने के बाद ये 3 अभियुक्त प्रकाश में आए। ये सहारनपुर अपनी मां का इलाज। वहीं गदरपुर के पास ग्राम सभा गिरधर नगर की ग्राम प्रधान कविता रानी को विजिलेंस टीम ने 6000 की रिश्वत लेते हुए घर दबोचा, जिसके बाद भ्रष्टाचार नियामक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज भी किया गया। इसके साथ ही कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ग्राम प्रधान को अपने साथ हल्द्वानी ली गई, जिसके बाद अब ग्राम प्रधान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, ग्राम प्रधान को विजिलेंस टीम द्वारा पहली बार ट्रैप कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। नगर के ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई हैं, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इनके कुछ यहाँ के लोग हैं जो इनके पीछे पड़े रहते हैं, इन्हें विकास नहीं करने देते, इन्हें तरह तरह की वो धमकियां देते रहते हैं। ये हमेशा ही मेरे पास इस चीज की शिकायत करती थी और घर में है वो प्रधान अपने। ये यहाँ पे सारे ग्रामीणों से आके हमने पता करा है, कोई भी ग्राम प्रधान के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा ग्राम प्रधान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया है। पीड़न हो रहा है। कौन लोग कर रहे हैं? जो लोग हारे हैं, जो लोग प्रधानी में मुझसे हारे हैं, मेरे से पूरी तरह से सर्विस निकालना है। और हरिशंकर पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में कल हुए भीषण हादसे से लोग अभी उबर नहीं पाए थे कि आज पूर्णागिरी क्षेत्र में फिर से वाहन हादसे का शिकार हो गया। पूर्णागिरी मार्ग में बावली गाड़ के पास मैक्स वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि पूर्णागिरी से टनकपुर को आ रहे मैक्स वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया और पलटने के दौरान पूर्णागिरी दर्शन कर वापस लौट रहा बाइक सवार दंपत्ति उसकी चपेट में आकर सड़क के नीचे जा गिरा। वहीं आपको बता दें, जबकि 2 लोगों को जो चोट आई है वो काफी गंभीर रूप से बताई जा रही, गंभीर चोटें आई हैं जिनका अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के नादेही शुगर मिल से है, जहां सुबह लगभग 4 बजे गन्ना फैक्ट्री में तकनीकी खराबी के चलते टरबाइन मशीन में आग लग गई। गनीमत रही कि कोई कर्मचारी आग की चपेट में नहीं आया और मुश्किल से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग लगने की वजह से मिल बंद हो गई, जिसके बाद गुस्साए किसान ने जीएम ऑफिस का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ फैक्ट्री को जल्द चलाने की मांग भी की। वहीं मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। और यहाँ आगजनी हुई है क्योंकि वो बताए ऑयल टपका बैगास में आग लगने से नुकसान हुआ है। वो फैक्ट्री बंद है।
अब जीएम साहब और चीफ इंजीनियर साहब को बुलाया गया। मैंने कहा भाई ये लापरवाही, क्योंकि एक तो सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि बैगाज जो उड़ रही है अगर उसको समय समय में बाहर निकालते रहेंगे तो घटना बच सकती है। अब इनका कहना शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट हुआ तो इतनी बड़ी घटना होगी, नीचे बैगाज पड़ी, इससे आग ज्यादा होगी जिससे कोई नुकसान हुआ। लेकिन शाम 8-9 चावल फैल गया वहाँ पे, तो हम लोगों ने मिलकर के पूरे स्टाफ ने हमने मिलकर बुझा लिया, फायर भी आई, उसमें मिलकर बचाया हम लोगों ने, कंट्रोल कर लिया हम लोगों ने, और हम सभी सुरक्षित रहे वहाँ पर। तो हम भी थे वहाँ पे, अंदर हम भी थे उस समय, अंदर थे उस समय, सुरक्षित रहे। और बाकी जो है वो नुकसान जो है वो जैसे कि मैं बात किया था किसी इंजीनियर से, 50,000 का नुकसान हुआ है, बाहर नुकसान हुआ है। कुछ पार्ट जो है वो टरबाइन में खराब हो गया था, तो उसका जो है। वहीं रामनगर में शहरी विकास विभाग उत्तराखंड के अपर सचिव और निदेशक नवनीत पांडे ने रामनगर पालिका का निरीक्षण करते हुए सफाई के क्षेत्र में पालिका के कार्यों की जहां एक और प्रशंसा की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर रामनगर से लेकर ग्राम ढिकुली कार्यक्रम स्थल तक सफाई व्यवस्था और फॉरेस्ट एरिया में पड़े कूड़ा कचरा को साफ करने के निर्देश भी पालिका के अधिकारियों को दिए। उन्होंने बताया कि G20 की बैठक को लेकर इसमें प्रतिभाग करने वाले मेहमानों को अपना शहर स्वच्छ व सुंदर मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि नगर पालिका को कुछ ऐसी मशीनें प्रदान की जाएंगी जो कि नगर की सफाई व्यवस्था में काफी मददगार साबित होंगी। आज की जो आज भ्रमण के दौरान देखा गया है, मुख्यतः नगर पालिका को यहाँ के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक प्रबंधन के लिए जिम्मेवारी दी गई है G20 के। मैं देख रहा हूँ कि नगर पालिका ने काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पे हमारे कुछ पोल्स रिलोकेट होने थे बिजली के, वो भी रिलोकेट कर दिए गए हैं। इनको निर्देश भी दिए गए हैं कि जो यहाँ से लेके जो कार्यक्रम स्थल हमारा ताज या नमा है, वहां तक भी जो रास्ते में जो मार्ग में जो भी कूड़े फॉरेस्ट एरिया में है, कहीं अन्य क्षेत्रों में है, उनको भी ये अभियान स्वरूप चलाकर कार्यक्रम से पहले इसको समापन करेंगे। हम लोग कुछ अच्छी मशीन्स भी खरीद रहे हैं इस बीच में, तो शायद संभवतः कार्यक्रम से पहले रामनगर में कुछ अच्छी गॉबलर मशीन्स या जटायु मशीन्स भी दी जाएगी, और हमारा प्रयास रहेगा कि वहीं विभागीय और सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने का क्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में पचवादुन क्षेत्र के जौनसार में बाबर के प्रदेशवार कालसी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर हुआ अवैध कब्जों को लेकर बुलडोजर लगातार चलाया जा रहा है। वहीं तहसीलदार कालसी सुशीला कोटियाल के मुताबिक कालसी तहसील क्षेत्र के हरिपुर गांव में सार्वजनिक रास्ते और सिंचाई गोल पर हुए अवैध कब्जों को लेकर एसडीएम कोर्ट में दायर वाद में सुनवाई के बाद अवैध कब्जों को खाली करने के आदेश जारी हुए थे, जिसके अब चलते अवैध कब्जाधारियों को कब्जे खाली करने के लिए 30 दिन का टाइम भी दिया गया था। लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा कर बैठे लोगों ने कब्जा खाली नहीं किया, जिसके चलते 15 अवैध कब्जों को बुलडोजर चलवाकर ढहा दिया गया। वहीं उन्होंने ये भी बताया इस तरह के अन्य वाद भी तहसील में लंबित है, जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हमने बुल्ली की दरखास्त दी कि बुल्ली का रकबा भी गलत चढ़ गया, बुल्ली से धोखाधड़ी करके 5 बिस्से जमीन की जगह 7.5 बीघे लिखवा ली। दरखास्त हमने तत्काल एडीएम साहब ने एसडीएम को बुलाया और वो दिखाई। एसडीएम साहब को हमने दिखाया, मैंने कहा जी 700 मीटर जमीन थी, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी खबर विकासनगर से है, जहां भूमाफियाओं और तहसील प्रशासन के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। आपको बता दें ये प्रदर्शन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और निर्माणाधीन NH 72 के लंबित वादों के मुआवजे को लेकर किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तहसील प्रशासन पर आरोप भी लगाए कि तहसील कर्मी भूमाफियाओं के साथ साठगांठ कर रही है। वहीं दूसरी ओर उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार ने तहसील कर्मियों और विभागीय अधिकारियों के साथ धरना दे रहे ग्रामीणों की शिकायतों को सुना, साथ ही लंबित प्रकरणों की सुनवाई के बाद निस्तारण कर कार्रवाई करने के आश्वासन भी ग्रामीणों को दिए गए। बुल्ली की दरखास्त दी कि बुल्ली का रकबा भी गलत चढ़ गया, बुल्ली से धोखाधड़ी 7,700 मीटर कर दिया। NH को लेकर समस्या आ रही, जैसे NH में जो रकबा जा रहा है, जो अखबार में भी उसकी विज्ञप्ति निकली है, उस विज्ञप्ति में जो निकला है रकबा, वो रकबा हमारा है, हर उसे भूमाफिया अपना बता रहा है, जबकि खसरे में खतौनी में वो हमारा क्लियर रकबा है। पटवारी का कहना भी है कि आपका इसमें कोई किसी और का कोई लेना देना नहीं है, आपका सिंगल रकबा है, फिर भी उसमें भूमाफिया कह रहा वो झूठी आपत्ति लगा के अपनी बना रहा है। अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए थे, जिसमें हमारी वार्ता हुई है। जो
एनएच के संबंध में जो आपत्तियां हैं उसको लेकर उनके उस विषय थे उसको लेकर अभी वार्ता हुई और उस पर जो निस्तारण होना है कुछ प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है, शेष बचे हैं उसकी टाइमलाइन अभी फिक्स। वहीं विभागीय और सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने का क्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में पछवादून क्षेत्र के बाद जौनसार बावर के प्रदेश द्वार काशी क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को बुलडोजर चलवाकर ढा दिया गया। तहसीलदार काशी शीला कोटिया के मुताबिक काशी तहसील क्षेत्र के हरिपुर गांव में सार्वजनिक रास्ते और सिंचाई गोल पर हुए अवैध कब्जों को लेकर एसडीएम कोर्ट में दायर वाद में सुनवाई के बाद अवैध कब्जों को खाली कराने के आदेश जारी हुए थे, जिसके चलते अवैध कब्जादारियों को कब्जे खाली करने के लिए 23 दिनों का टाइम भी दिया गया था, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा कर बैठे लोगों ने कब्जा खाली नहीं किया, जिसके चलते 15 अवैध कब्जों को बुलडोजर चलवाकर आज ढा दिया गया। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह के अन्य वाद भी तहसील में लंबित हैं, जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जमीन रास्ता और एक सिंचाई विभाग की नहर पर लगभग 15 लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण करके भवन निर्माण किया गया था, जिसके संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में 133 सीआरपीसी के तहत सुनवाई हुई और सुनवाई में जो ये थे ये अवैध अतिक्रमण पाया गया, जिसके आदेश के अनुपालन में ही हम लोग यहाँ पर चिन्हित किया गया और फिर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कालाढूंगी विधानसभा के अंतर्गत कोटबाग स्थित विजयपुर धमौला में एक पर्णिका कुटीर में धनपुर बीचा बंगर विजयपुर धमोला और मदन बेल के निवासियों के लिए बीजेपी नेता मनोज पाठक और डॉक्टर पीयूष पंत ने एक सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आपको बता दें, पाठक ने कहा कि दिन भर मेहनत मजदूरी कर शाम की रोटी सृजित करने वाले मेहनतकश लोगों के लिए यह सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो कि उनकी आर्थिक आजीविका को सुचारू रूप से चलाने में काफी सहायक साबित होगा। इसी के साथ उन्होंने इलाके की सभी महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण में शामिल होने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने हर महीने 2-2 मीटर कपड़ा देने का वादा भी किया। विजयपुर धमौला, चूराखान क्षेत्र, मदन बेल क्षेत्र, धनपुर क्षेत्र और हमारे बीचा बंगर की बहनों के लिए आज सिलाई का ये प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर पीयूष के द्वारा यहां पर मशीनें उपलब्ध कराई गई। मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा, क्षेत्रवासियों को धन्यवाद दूंगा और साथ ही मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे श्रीमान सती जी का, जिन्होंने यहां के गुणवत्तायुक्त उत्पाद को पूरे देश और विदेश में पहुंचाने का संकल्प लेकर आश्वासन दिया है कि उनकी आजीविका को हम और आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए लगातार मिलकर काम करेंगे। इसके लिए सबका बहुत आभार और बधाई। वहीं पिछले 23 दिनों से शहीद स्थल झूला घर पर धरना प्रदर्शन कर रहे स्टीफन कोर्ट से बेघर लोगों का उपजिलाधिकारी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो गया। आपको बता दें, पुरकोल मसूरी रोपवे योजना के अंतर्गत स्टीफन कोर्ट से 84 परिवारों को बेघर कर दिया गया था, जिसके बाद उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी था, जिसको लेकर उपजिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रदर्शनकारियों के साथ ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को भी बुलाया गया था। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी नंदन कुमार ने अवगत कराया कि हंस फाउंडेशन ने आईडीएच बिल्डिंग के पास भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें नगर पालिका द्वारा भूमि को हस्तांतरित किया जाना है। उन्होंने ये भी बताया कि आईआईटी रुड़की के इंजीनियरों ने सर टेस्टिंग कर भवन निर्माण करने की स्वीकृति दे दी है, जिसके तहत वहां 70 भवनों का निर्माण किया जाना है और शिपन कोर्ट से बेघर लोगों को वहीं पर स्थापित किया जाएगा। माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि पिटवारी जी और अन्य सदस्य थे, नगर पालिका के ईओ थे। तो जो वार्ता हुई है, जो पिछली बैठक हुई थी हंस फाउंडेशन के साथ, तो यही बात हुई है कि हंस फाउंडेशन जो है नगर पालिका की जो जमीन है आईडीएच पे, उस पर निर्माण कार्य करेगी और जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए भवन निर्माण होगा। तो इस बात से जो है जो लोग हैं वो संतुष्ट हैं और इस क्रम में फिर उनका धरना समाप्ति की बात कही गई है। मैं कहूंगा कि ये हमारे शासन प्रशासन की ओर से एक अच्छा प्रयास किया गया है कि वार्ता करने का प्रयास किया गया है और वार्ता करने के बाद हमारी मीटिंग हुई। तमाम शिपन कोर्ट के प्रतिनिधि थे, आईजीएम साहब और ईओ साहब और विधायक प्रतिनिधि यहाँ पर पेटवाल जी सब थे
और काफी चर्चा के बाद ये तय हुआ कि 29 तारीख को जो है नगर पालिका की बोर्ड बैठक हो जाएगी और उस पर प्रस्ताव पास हो जाएगा। ये ईओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है और एसडीएम साहब ने कहा है कि हंस फाउंडेशन तैयार है और 3 तारीख को उनकी मीटिंग होगी और 3 तारीख के बाद जो है वहां पर मकान बनने शुरू हो जाएंगे। और ये भी कहा है कि वहां 70 मकान बन रहे हैं और बाकी हमारे कुछ लोगों के पास मकान वहां पहले से भी हैं जो उनके नाम हो जाएंगे। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने जो है आज ये डिसीजन लिया है कि हम 3 तारीख तक के लिए अपना ये जो धरना है इसको स्थगित कर रहे हैं। वहीं अगली खबर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर सामने आ रही है, जो इन दिनों सूचियों में सबसे ज्यादा बने हुए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि तमाम सूत्रों के मुताबिक कहा यही सामने आ रहा है कि अमृतपाल सिंह के उत्तराखंड आने की सूचना मिली है। वहीं आपको बता दें, पंजाब से फरार होकर खालिस्तानी समर्थन और वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह शहबाद में जिस महिला के घर में रुके थे, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उस महिला ने बताया कि अमृतपाल सिंह उत्तराखंड के लिए निकल चुका है, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें, पुलिस ने अमृतपाल के यमुनानगर होते हुए उत्तराखंड में आने की आशंका जताई है। सूचना मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस सक्रिय भी हो गई है और सभी जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। देर शाम से ही विकासनगर क्षेत्र में हिमाचल यूपी से लगने वाले कुल्हाल और दरारिट बॉर्डर पर चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया गया है और उत्तराखंड पुलिस बाहर से आने वाले सभी वाहनों को रोककर उनकी सख्ती से तलाशी भी ले रही है। भाई यही कह रहे हैं, पंजाब की तरफ से निकले तो हो सकता है क्योंकि लास्ट उनका ट्रेल हरिद्वार हरियाणा में था, तो हरियाणा का जो बॉर्डर हमने सटे हुए डिस्ट्रिक्ट से वहां पे अलर्ट किया कि इनपुट तो जैसे पहले भी आपने शेयर कर रहे थे जैसा है, तो जनरल इनपुट का है, तो इसे चलते हमने अलर्ट किए हुए हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।